हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आइए शुरू करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक टूल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाया इंडियन जो है किंगडम को एनेक्स करने के लिए। आइए देखते हैं। द फाइनल वे ऑफ एनेक्सेशन ऑकर अंडर लॉर्ड डलहौजी, हु वॉज द गवर्नर जनरल from 1848 to 1856. He issued a policy that came to be known as Doctrine of Lapse. ये फाइनल वे ऑफ एनेक्सेशन था। तो पहला कौन सा था? पहला सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू किया? रिचर्ड वेलेस्ले ने। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन किंगडम को आर्मी सप्लाई करती थी, यानी वहाँ पे अपनी खुद की आर्मी मेंटेन करती थी, उसके बदले पैसे ले लिया करती थी। और वहाँ के किंगडम को जो है, वहाँ के राजा को अधिकार नहीं था वो खुद की आर्मी मेंटेन करे। दूसरी बात, वहाँ का राजा कोई दूसरी यूरोपियन पावर से रिलेशन नहीं रख सकता था, दूसरी फॉरेन पावर से रिलेशन नहीं रख सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी सब्सिडरी अलायंस में। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी। प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी किसने लाया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। और ये तीसरा है जो फाइनल वे ऑफ एनेक्सेशन था, जो लाया है लॉर्ड डलहौजी ने। इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन में क्या था? ये डॉक्ट्रिन में ये था कि अगर कोई इंडियन रूलर बिना मेल हेयर यानी उसके वंशज के, बिना पुरुष वंशज के अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका किंगडम जो है ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अगर वो कोई किसी बच्चे को अगर गोद भी लेता है तो वो भी उसका नहीं होगा, वो किंगडम ब्रिटिश के पास चले जाएगा। that is became the part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. एक के बाद एक करके ब्रिटिश ने जो है इंडियन किंगडम को इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है हड़प लिया था। उसमें सातारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी है। तो उदयपुर का ये सीन है कि उदयपुर के जो राजा के वंशज थे वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उदयपुर पे लगा दिया, तो इसके विरोध में उदयपुर के राजा ने इंग्लैंड के कोर्ट में मुकदमा किया और फिर बाद में जीत भी लिया कि उनके जो बेटे हैं वो है और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। फाइनली इन 1856 में कंपनी ने जो ये डॉक्ट्रिन अवध पे भी लगाने की कोशिश की, लेकिन अवध के जो नवाब थे तो उनके कई सारे बेटे थे, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो कंपनी ने जो है यहाँ पे अलग जो है रूल लगाया। तो मिस गवर्नेंस का जो इल्ज़ाम जो है वहाँ के नवाब पे लगाया और उन्होंने कहा कि उनकी ये ड्यूटी है कि वो लोगों को वहाँ पे आज़ाद करे इस मिस गवर्नेंस से नवाब के। वहाँ के लोग ठीक है, राजा का जो था तो नवाब जो थे तो उतना अच्छे से वहाँ पे एफिशिएंट नहीं थे, लेकिन जो कंपनी भी थी तो कंपनी भी बहुत जो है जुल्म कर रही थी वहाँ के लोगों पे। उस टाइम पे लोगों का जो अपने किंगडम को लेके बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हुआ करते थे, जो उनकी देशभक्ति ऐसा बोल सकते हैं, देश तो नहीं था, जो उनके किंगडम के लिए जो उनकी ये थी फीलिंग्स थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो लोगों में जो है एक क्रोध जो है आ गया कि हमारे राजा को जो इन्होंने एनेक्स कर दिया और गलत रूल लगा के। ये आप मैप में देख सकते हो। ब्रिटिश के अंडर में इंडिया था 1797 में, तो जो ये येलो शेडेड एरिया है इतना ही था ब्रिटिश के पास में 1797 में। जब हम देखते हैं 1840 में तो और ये एरिया बढ़ते गया, मद्रास भी आ गया, कुछ जो है कर्नाटक का पार्ट आ गया, गोवा का पार्ट आ गया, महाराष्ट्र का पार्ट आ गया है, गुजरात का पार्ट आ गया, जो अब तक के ब्रिटिश के पास में 1797 में नहीं था। तमिलनाडु आ गया है, केरला का कुछ पार्ट आ गया है, आंध्रा मैक्सिमम आंध्रा आ चुका है, कलकत्ता आ गया है, आसाम साइड भी आ गया है इनके अंडर में। ठीक है, और अब हम देखते हैं 1857 में। तो 1857 में जो है इनके पास में मैक्सिमम पार्ट है इंडिया का जो येलो शेडेड एरिया में है, और जो रेड एरिया में है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। अब देखते हैं सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ने जो है इंडिया में अपना किंगडम तो यानी अपना रूल तो ला लिया था, तो उन्हें अब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत थी जिससे जो इंडिया को रूल कर पाए। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल वॉज हाईएस्ट ऑफिसर इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके सबसे हाईएस्ट ऑफिसर गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे तो वो थे वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे।
तो फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figure who play a significant role in expansion of the company power। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है 1773 से 1785 में कंपनी का जो इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन बढ़ाने के लिए। बाय दिस टाइम द कंपनी हैज़ एक्वायर पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे, मद्रास। ब्रिटिश टेरिटरी वेर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। इस टाइम पे 1773 के टाइम पे ब्रिटिश के पास में अभी 3 एरिया थे, जिसमें थे बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। मद्रास इन्होंने जो जीता था, वहाँ के राजाओं को हरा के, बंगाल का भी सेम था। और जो बॉम्बे था वो पोर्टुगीज़ के अंडर में आया करता था। पोर्टुगीज़ की जो रानी की शादी इंग्लैंड के राजा के साथ में हुई, तब पोर्टुगीज़ ने एज अ डाउरी बॉम्बे को इंग्लैंड के राजा को दे दिया। ब्रिटिश ने फिर बाद में इंग्लैंड के राजा से बॉम्बे को रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया। ईच वॉज रूल बाय गवर्नर। और इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए इनका वो प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे को। और हर प्रेसिडेंसी पे जो है एक गवर्नर हुआ करते थे। देखिए, हर प्रेसिडेंसी के जो हेड है वो गवर्नर। जैसे आज समझ लीजिए स्टेट है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, या यूपी पकड़ लीजिए, गुजरात पकड़ लीजिए, तो वहाँ के हेड कौन है? आज नॉमिनल जो हेड है वो राष्ट्रपति है, नॉमिनल जो है गवर्नर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो अभी जैसे समझ लीजिए महाराष्ट्र में सीएम है, तो उस टाइम पे जैसे गवर्नर हुआ करते थे, और एक गवर्नर के जो ऊपर हेड है तो वो गवर्नर जनरल, जैसे अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उस तरीके से हुआ करता था। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज स्टैब्लिश। वारन हेस्टिंग ने जो है एक नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जस्टिस के ऊपर बहुत काम किया था। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 2 कोर्ट लाए थे। एक था क्रिमिनल कोर्ट, जिसे हम आज सेशन कोर्ट भी कहते हैं, उसे उस टाइम पे फौजदारी अदालत भी कहा जाता था। एक था सिविल कोर्ट, जिसे दीवानी अदालत उस टाइम पे कहा जाता था। आज भी हम सिविल कोर्ट को सिविल कोर्ट ही कहते हैं। ये तो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे, तो वहाँ पे जो जज बना करते थे वो थे काजी। वहाँ के जज काजी थे, वो प्रिसाइड किया करते थे, और लॉ को इंटरप्रेट किया करते थे मुफ्ती, कि लॉ के बारे में जो बताया करते थे, कौन सा जो लॉ अप्लाई होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो मुफ्ती उस बारे में बताया करते थे। दीवानी अदालत, दीवानी यानी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में यूरोपियन जो कलेक्टर थे वो प्रिसाइड किया करते थे, और इंटरप्रिटेशन जो है दिया करते थे मौलवी और हिंदू पंडित। तो मौलवी और पंडित उस टाइम पे जो है लॉ के बारे में बताया करते थे। तो प्रॉब्लम एक ऐसा आ गया कि जो ब्राह्मण्स थे तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया करते थे लोकल लॉ के ऊपर पे, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। तो ब्रिटिश को जस्टिस देने में तकलीफ आती थी कि एक ही केस है, उस पर पंडित अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, अलग लॉ बता रहे हैं। तो फिर ब्रिटिश ने 11 पंडित की कमेटी बनाई और उन्हें कहा कि आप हिंदू लॉ के ऊपर डाइजेस्ट लिख दीजिए, हिंदू लॉ के ऊपर डाइजेस्ट लिख दीजिए। तो उन्होंने वो लिखवा लिया, और उसको बाद में NB हेलहेड से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करा दिया गया। ऐसे ही कुछ मुस्लिम लॉ में भी हुआ। 1778 में मुस्लिम लॉ को भी जो है एक टेक्स्ट बना दिया गया, लिख दिया गया। फिर इसके जो है ऊपर यूरोपियन जज इसे पढ़ के अंडरस्टैंड करके जो है जजमेंट दिया करते थे। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो 1773 में एक जो है कानून आया था, तो उसमें नया सुप्रीम कोर्ट जो है स्टैब्लिश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जिसे हम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्टैब्लिश हुआ, और कोर्ट ऑफ अपील भी जो है स्टैब्लिश हुआ। तो सदर निजामत और सदर दीवानी, सदर दीवानी अदालत जो है वो सिविल कोर्ट के लिए जो हेड हुआ करता था, और सदर निजामत अदालत है वो क्रिमिनल कोर्ट के लिए। आइए इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सिविल कोर्ट में जैसे जो है छोटे इनके पहले कोर्ट हुआ करते थे, जिसे इनके अमीन भी कहा जाता था। उसके ऊपर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर में जो है सदर दीवानी अदालत। वैसे ही यहाँ पे सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऊपर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर में सेशन कोर्ट के ऊपर में सदर निजामत अदालत, तो इसके ऊपर में होता था।
और सदर दीवानी या सदर निजामत अदालत को अगर ऑर्डर को चैलेंज करना होता था तो वो जाते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता पे। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर। तो प्रिंसिपल फिगर जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर उस टाइम पे ब्रिटिश के टाइम से शुरू हो गया, आज भी जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में है प्रिंसिपल फिगर कलेक्टर ही है। कलेक्टर को बॉस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। एज अ टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो उनका मेन काम क्या था? कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर, दरोगास यानी इंस्पेक्टर। हिज ऑफिस, उनके कलेक्टर के ऑफिस को कलेक्ट्रेट कहा जाता था। बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस प्रीवियस होल्डिंग ऑफ अथॉरिटी। तो आज भी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पावरफुल डिस्ट्रिक्ट की जगह है वो कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर का ऑफिस है। कंपनी आर्मी, कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट अस सम न्यू आइडियाज इन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रिसाइड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने बहुत सारी जो कुछ जो न्यू आइडिया लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनका जो राज इंडिया में था अभी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से ही था। हम कंपेयर करते हैं मुगल का और थोड़ा जो ब्रिटिश का है आर्मी में। मुगल की आर्मी में जो है लीड किया करते थे सवार, घोड़सवार लीड किया करते थे, और वहाँ पे इन्फेंट्री भी हुआ करती थी। इन्फेंट्री यानी जो पैदल सवार, पैदल जो फुट सोल्जर हुआ करते थे वो। मुगल घोड़सवार को तो मेंटेन किया करते थे, और इन्फेंट्री जो है उनके पास में उतनी प्रोफेशनल नहीं हुआ करती थी। यूथ के टाइम पे तो फार्मर पीजेंट है तो उनको ही रिक्रूट किया करते थे। यूथ के टाइम पे वो फार्मर जो है अपने भाले जो भी उनके पास में हुआ करता था हथियार लेके, स्वॉर्ड तलवार लेके चले जाते थे, युद्ध लड़ते थे। जीतने के बाद फिर वापस आके अपने खेती में लगते थे, और युद्ध में जो पार्टिसिपेट करते थे उसका उन्हें कुछ पैसा मिलता था। और मुगल्स को कुछ जो है सोल्जर जमींदार से भी मिल जाया करते थे। अ चेंज ऑकर इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये चेंज ऑकर हुआ। मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध, बंगाल स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट इनटू देयर आर्मी। तो मुगल के जो सक्सेसर स्टेट थे अवध और बनारस, उन्होंने इन पीजेंट को जो है अपने आर्मी में शामिल करना शुरू किया प्रोफेशनल तरीके से। तो ऐसे ही देखिए ब्रिटिश ने भी इन जो है सोल्जर्स को अपने आर्मी में भर्ती कर लिया। इंडिया में हम सिपाही कहते हैं, तो ब्रिटिश ने इन्हें सिपोई कहा, क्योंकि उनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का जो है डिफरेंस था। तो सिपाही को ब्रिटिश ने सिपोई कहा, सिपोई। ठीक है। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। एक वक्त के बाद में जो है वारफेयर जो युद्ध की जो टेक्निक है वो चेंज हो गई। बर्मा में, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में वहाँ पे जो है मस्केट और मैचलॉक इस्तेमाल करते थे। मस्केट ऐसी बंदूक होती थी जैसे आपने मंगल पांडे मूवी में देखा होगा, ऊपर से उसमें बारूद डालो, फिर बाद में जो है लकड़ी से उसको जो है उसको पाउडर को अंदर करते थे, फिर बाद में फायर किया करते थे। तो वो बंदूक आ गई। तो सोल्जर को भी उस हिसाब से जो अपग्रेड करना था तो ब्रिटिश ने भी वही किया। तो अब कैवलरी जो घोड़सवार का इंपॉर्टेंस कम हो गया, और पैदल जो है बंदूक लेके जो सोल्जर का जो इंपॉर्टेंस बढ़ गया, तो इन्फेंट्री का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ गया। इन अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने क्या किया, सभी जो है उनके आर्मी में जो भी रिलीजन कास्ट के होंगे तो सबको एक यूनिफॉर्म जो है कल्चर में बांधने की कोशिश की। सोल्जर वेयर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। उन्हें यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग में जो है ट्रेन किया जाता था, उन्हें वैसे प्रैक्टिस दी जाती थी, डिसिप्लिन में रखा जाता था। दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर दैन बिफोर। तो पहले जो है उतना जो है उनके साथ में डिसिप्लिन नहीं हुआ करते थे मुगल केस में, तो रिलीजियस जो है वो रहा करते थे। जैसे इंडिया की भी मिलिट्री में आप देख लीजिए, आर्मी में देख लीजिए, हम रिलीजियस जो है वो सिंबल कैरी नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम हैं तो टोपी नहीं रख सकते या दाढ़ी नहीं रख सकते। हिंदू जो है वो टीका नहीं लगा सकते। सिर्फ सिख कम्युनिटी को जो है थोड़ा सा रियायत है कि वो अपनी पगड़ी पहन सकते हैं। तो ऐसा रिलीजियस जो है कुछ आप सिंबल जो है कैरी नहीं कर सकते। तो यूरोप जो ब्रिटिश ने भी ऐसे ही किया। Often this create problems since caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldier। तो प्रोफेशनल सोल्जर बनाने के मंशा में तो ब्रिटिश ने कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग को इग्नोर किया। Could individuals so easily give up their caste and religion feeling? Could they see themselves only as a soldier and not a member of community?
तो क्या जो है सोल्जर अभी तक के जो अपना रिलीजन की जो है प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे तो ब्रिटिश के डिसिप्लिन के लिए इतनी जल्दी छोड़ देंगे? क्या ये खुद को एक सिर्फ सोल्जर देखते हैं, एक सोसाइटी का मेंबर नहीं देखते हैं? वॉट डिड द सिपाही फील? सिपाही की जो है सिपाही की भावना क्या थी? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ who they were? The revolt of 1857 gave us a glimpse into the world of Sepoy. You will read about this in the chapter 5. तो सिपाही ने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया? तो हम ये जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो इस बुक में चैप्टर नंबर 5 है उसमें देखेंगे। कंक्लूजन क्या निकल सकता है इस चैप्टर से? थर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। जो अभी तक के ट्रेडिंग कंपनी थी तो अभी टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई है, ये हमें समझ में आया इस चैप्टर में। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन अर्ली 19th सेंचुरी हैज़ एडेड दिस प्रोसेस। तो अर्ली 19th सेंचुरी में स्टीम टेक्नोलॉजी आई तो उसने भी ब्रिटिश की हेल्प करी टेरिटोरियल जो पावर बनने में इंडिया में। पहले जो ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए 6 से 8 महीने लगा करते थे, स्टीम इंजन के आने के बाद में, स्टीम शिप के आने के बाद में इसका टाइम 2 से 3 हफ्ते में हो गया सिर्फ। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश और उनकी फैमिली इंडिया आ सकती थी जो बहुत दूर था ब्रिटेन से। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of territory and 78% of population of Indian subcontinent। 1857 में ब्रिटिश का 63% ऑफ इंडिया पे जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे डायरेक्ट रूल हो गया और 78% ऑफ पॉपुलेशन पे जो है डायरेक्टली रूल कर रहे थे। सबकॉन्टिनेंट यानी उस टाइम पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है एक ही देश था, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हम उसे कहते हैं। कंबाइन विथ इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, जो बाकी की बची हुई टेरिटरी थी तो उस पर और बाकी की पॉपुलेशन पे ब्रिटिश का जो है इनडायरेक्टली जो है रूल था। कैसे? सब्सिडरी अलायंस जो है अलायंस के थ्रू था और पूरी की पूरी जो इंडिया था उनके कंट्रोल में था। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहला शिप साउथ अफ्रीका में जाके पहुंचा था डचेस का। कब पहुंचा था वो? 17th सेंचुरी में। उसके बाद से जो है स्लेव ट्रेडिंग शुरू हो गई। स्लेव ट्रेडिंग खत्म हुई थी 1834 में। उस टाइम पे 36,774 जो है प्राइवेटली ओन स्लेव केप में हुआ करते थे, जिसे हम केप टाउन भी कहते हैं आज, साउथ अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है। एक विजिटर ने खुद के आंखों देखा हाल जो लिखा है, उन्होंने कब देखा था? 1824 में। वी हैव लर्न दैट देयर वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल, फार्म स्टॉक, ETC बाय ऑक्शन। उन्हें पता चला था कि यहाँ पे जो है कैटल का और फार्म स्टॉक का जो है ऑक्शन होने वाला है, तो इसलिए वहाँ पे वो पहुँचे थे। वी हाल्टेड आवर वैगन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्यूरिंग फ्रेश ऑक्स। तो वहाँ पे वो रुके थे कुछ जो है ऑक्स खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए। अमंग द स्टॉक वॉज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 चिल्ड्रंस। तो उन्होंने जब देखा तो स्टॉक में एक फीमेल स्लेव थी और उसके 3 बच्चे थे। फार्मर जो है अच्छे से जो है उन्हें एग्जामिन कर रहे थे, जैसे जो बहुत सारे कैटल्स हो उस तरीके से। दे वेयर सोल्ड सेपरेटली। तो उस फीमेल को और उनके बच्चों को जो अलग अलग जो है अलग अलग बायर को सेपरेटली बेचा जा रहा था। उस टाइम पे जो है ऑब्जर्वर देख रहा था कि उनके जो है आंसू, उनकी एंजाइटी जो है, उनका जो भय है, एंग्विस्ट है, वो दिखाई पड़ा था। और जो बच्चों ने है माँ को जो है कस के पकड़ लिया था, वो देख रहे थे। जो बिछड़ने का जो उनका मूवमेंट था वो देख रहे थे। एंड द सिंप्लिसिटी एंड टचिंग सॉर ऑफ द पुअर यंग वन वाइल दे क्लंच टू देयर डिस्ट्रैक्टेड मदर, डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट। तो अपने माँ बाप को उन्होंने जो है कस के पकड़ लिया था उनके जो बिछड़ने के मूवमेंट पे। कॉन्ट्रास्ट विद द मार्क इनसेंसिटिविटी एंड जोकुलर काउंटरनेस ऑफ द स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर जो है उसे देख रहे थे, दर्शक उसे देख रहे थे, लोग उसे देख रहे थे ऐसे। तो ये था स्लेव ट्रेडिंग इन साउथ अफ्रीका के बारे में। यहाँ पे हम जो है इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। गाइस, आपको कुछ भी डाउट होगा या कुछ भी क्यूरीज होंगी तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए या पूछिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।